हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन के अंदर होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। या तो आपको क्लास किसी भी क्लास का ये चैप्टर हो, जैसे आपका 6 क्लास में भी है, 8 क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, और आगे करके जनरल कंपटीशन वगैरह में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप किसी भी क्लास के लिए देख सकते हैं, आपको कंप्लीट रूप से इसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो इसमें हम लोग आज कंप्लीट रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि डाइजेशन दो प्रकार का होता है। डाइजेशन होता क्या है? तो ये कन्वर्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को अगर हम लोग सिंपल फूड में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन दो प्रकार का होता है। एक आपका फिजिकल डाइजेशन होता है, फिजिकल डाइजेशन होता है, और दूसरा आपका केमिकल डाइजेशन होता है। एक फिजिकल डाइजेशन होता है और दूसरा आपका केमिकल डाइजेशन होता है। तो फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होता है बाबू जिसमें बिना इंजाइम्स का आपका डाइजेशन हो, है ना। तो आप लिख सकते हो फिजिकल डाइजेशन में कि डाइजेशन विदाउट इंजाइम, डाइजेशन विदाउट इंजाइम्स, है ना। तो जो इंजाइम्स के बिना होता है उसको हम लोग फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। जैसे कि फिजिकल डाइजेशन हमारा ये पोर्शन जो आप देख रहे हो माउथ में स्टार्ट होता है ना। इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि माउथ में कौन कौन से वो माउथ के अंदर के पार्ट हैं जो फिजिकल डाइजेशन में मदद करते हैं और जहाँ पे फिजिकल डाइजेशन होता है ना। आगे जैसे ही अगर आप बढ़िएगा तो जो सेकेंड डाइजेशन है केमिकल डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन जो होगा, यहाँ पे जो डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, डाइजेशन विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम, विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो जो डाइजेशन एंजाइम्स के मदद से होगा उसको हम लोग केमिकल डाइजेशन कहेंगे, और जो बिना एंजाइम्स के मदद से होगा उसको हम लोग फिजिकल डाइजेशन कहेंगे। और ह्यूमन बीइंग में एक बात याद रखिएगा, नोट करने लायक बात है कि ह्यूमन बीइंग जो है इसमें बोथ डाइजेशन पाए जाते हैं, केमिकल भी और फिजिकल भी, केमिकल भी और फिजिकल भी। तो केमिकल भी पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा? फिजिकल भी पाया जाएगा। किस में आपका? तो ह्यूमन बीइंग्स में, यानी कि वहां पे डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें हम लोग और बढ़ते हैं। जैसे ही इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेशन जो हमारा स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डाइजेशन जो आपका है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो वो आपके माउथ से होता है। कहाँ से होता है? माउथ से होता है ना। इसको हम लोग माउथ कैविटी के नाम से जानते हैं। तो आपका जो डाइजेशन है वो कहाँ से होता है? माउथ से शुरू होता है और आगे की ओर चलता है। तो जो माउथ कैविटी होता है बाबू, है ना, यहाँ पे जो आपका माउथ कैविटी होता है, क्या होता है? माउथ कैविटी, है ना। तो ये आपका मान के चलिए कि माउथ कैविटी हो गया। तो माउथ कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से ही दोनों तरह के डाइजेशन स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। एक का नाम है फिजिकल डाइजेशन, है ना, फिजिकल डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है, जो कि आपका फिजिकल डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? तित के द्वारा किया जाता है। और केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है, केमिकल डाइजेशन भी यहीं से आपका क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और वो जो केमिकल डाइजेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा वो किसके द्वारा स्टार्ट हो जाता है बच्चा? तो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है, किसके द्वारा? सलाइवरी ग्लैंड जो है वहां से सलाइवा निकलता है, और वो सलाइवा जो होता है आपका क्या उसमें रहता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है। कौन सा रहता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्या होता है बाबू कि केमिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन दोनों का दोनों हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है कंप्लीट रूप से। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, है ना। और नेक्स्ट में हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है क्या है बच्चा? तित, यानी कि माउथ।
तो माउथ के अंदर अगर आप आ जाते हो तो वहां पे सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो टीथ के बारे में अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो माउथ के अंदर आते हैं तो टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टीथ के भी बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे बाबू, तो टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। या सबसे पहले एक बात और लिख लो कि जो टीथ होता है वो डाइफोडेंट होता है। क्या होता है? डाइफोडेंट, है ना। डाइफो PHY होगा, डाइफोडेंट। तो डाइफोडेंट का मतलब होता है कि जो जीवन काल में 2 बार जमता है, एक बार टूट जाता है और फिर दोबारा जमता है, तो उसको हम लोग डाइफोडेंट कहते हैं। ठीक है। तो दांत हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है मिल्क टीथ, एक का नाम क्या है? मिल्क टीथ, और दूसरे का नाम है परमानेंट टीथ। क्या नाम है? परमानेंट टीथ, है ना। तो एक होता है मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का जो मैक्सिमम नंबर होता है बच्चा, ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मिल्क टीथ मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। और इनका जो एज लिमिट है कि कब तक ये पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो वो आपका 6 ईयर्स से लेकर के 8 ईयर्स तक ये चलते हैं। ठीक है, 6 से 8 साल तक। ठीक है। अगर परमानेंट टीथ की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है बाबू? 32 होता है। और ये कब तक रहता है? इसका जो लाइफ स्पेन क्या होता है? तो इसका जो लाइफ स्पेन होता है बच्चा, वो थ्रू आउट द लाइफ होता है। थ्रू आउट द लाइफ, यानी जब तक लाइफ रहेगा तब तक दांत रहेगा। तो दांत क्या होते हैं? डाइफोडेंट होते हैं, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, मिल्क टीथ भी होता है और परमानेंट टीथ भी होता है। मिल्क टीथ क्या होता है? ये 20 होता है। और जब शुरू में बच्चे जब छोटे होते हैं तब ये बनता है ना। और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है 6 से 8 साल में, और उसके जगह पे नए टीथ आ जाते हैं। अब टीथ का प्रकार पढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ा पे यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख ले। तो हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इनको हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, ये आगे का जो 2 टीथ है जिसको हम ब्लू कलर से कलर किए हैं, ये हमारे इंसीजर टीथ हैं। कौन से टीथ हैं? इंसीजर। उसके जस्ट बाद अगर आप बढ़ते हो तो ये इधर एक और इधर एक जो येलो से है वो आपका केनाइन टीथ है। क्या है बाबू? केनाइन टीथ है। अगर उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो दांत आपको 2 दिख रहे हैं इधर और 2 दिख रहे हैं इधर, ये आपके प्री मोलर हैं। क्या है बाबू? प्री मोलर है। प्राइमरी और सेकंड, या फर्स्ट या सेकंड बोल सकते हैं। और ये जो 3 दांत हैं आपके, वो क्या है? आपके मोलर हैं। क्या है? मोलर है। तो यानी कि 3 मोलर हो गए इस तरफ और 3 इस तरफ, यानी कि 6 मोलर, है ना। और अगर आगे बढ़ते हो तो 2 प्री मोलर, 2 इधर 2 इधर, यानी 4 टोटल प्री मोलर हो गए। 2 आपके क्या हो गए? केनाइन हो गए। और 4 इंसीजर हो गए। ये नीचे हो गया और सेम ऊपर भी ऐसे ही होता है। तो टोटल मिलाकर के कितने दांत हो गए? ये नीचे देखो तो नीचे जो इसका नंबर आया है नीचे, वो कितना आया है? 16 आया है। ये लोअर जॉ में है और अपर जॉ में भी क्या होता है? 16, या अपर में 16 लोअर में 16। जब ये दोनों को जोड़ोगे तो टोटल परमानेंट टीथ कितने हो जाते हैं? 32। ठीक है। तो इसको हम लोग बारीकी से आगे की ओर क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है। तो जब इसको हम लोग टीथ को एक्सप्लेन करेंगे कि जो टीथ हमारा है ना, जो हमारा टीथ है बाबू, वो टीथ कितने प्रकार के होते हैं? तो टीथ सबसे पहले फर्दर कितने भागों में बंटते हैं? 4 भागों में। याद रखिएगा, कितने भागों में बटेंगे? 4 भागों में बटेंगे। टीथ आपके कितने भागों में बटेंगे? 4 भागों में। तो जो पहला टीथ है जिसको हम लोग इंसीजर कहते हैं, क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं, है ना। हिंदी में इसको कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक। दूसरा जो है उसको हम लोग केनाइन टीथ कहते हैं और इसको रंदनक कहते हैं। और जो आपका इसके बाद वाला है उसको हम लोग प्री मोलर कहते हैं। और उसके बाद वाले को, सबसे लास्ट वाले को, हम लोग मोलर टीथ कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब ध्यान दीजिए, इसका जो काम होता है वो क्या होता है? तो इंसीजर का जो काम होता है बाबू, वो भोजन को काटता है। ये आगे 4 दांत होते हैं। टू कट द फूड, है ना। टू कट द फूड, ये भोजन को काटने में काम करता है। केनाइन भोजन को चीर फाड़ करने में मदद करता है।
इसीलिए देखिएगा ये बाघ, शेर, ये सब में बहुत नुकीले नुकीले केनाइन टीथ होते हैं। तो इसका काम किस में हम लोग लेते हैं, तो इन टीयरिंग यानी फाड़ने में, है ना। तो मांसाहारी जीवन ज्यादा करता है, मांसाहारी जीव। दूसरा, मोलर और प्री मोलर, दो अलग अलग प्रकार के दांत हैं जिनका यूज हम लोग हेल्प इन ग्राइंडिंग यानी कि खाना को छोटे 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 भागों में तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका जो नंबर होता है बाबू इन सीजर का, तो अगर ऐसे हम लोग लिखे कि अपर जॉ में कितना होता है, अपर जॉ यहाँ पे लिख दे और नीचे लिख दे लोअर जॉ, लोअर जॉ, और टोटल नीचे हम लोग लिख दे। ध्यान से देखिएगा, तो अपर लॉ में जो अपर जो जॉ में इंसीजर टीथ की संख्या होती है वो कितना होता है, 4 होता है। नीचे कितना होता है, 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। केनाइन का बात किए थे कि एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड, तो ऊपर 2 नीचे भी 2, यानी टोटल इसकी संख्या कितना हो गए, 4। अगर हम लोग प्री मोलर का बात करेंगे तो राइट साइड भी 2 था और लेफ्ट साइड भी 2, यानी ऊपर भी 4 नीचे भी 4, यानी टोटल कितने हो गए, 8, है ना। और मोलर का बात कर रहे थे तो लेफ्ट साइड में 3 था और 3 किधर था, राइट साइड में था। तो अगर इसका अगर हम लोग बात करें बाबू, तो इसकी भी संख्या, मोलर टीथ की भी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 3 6 ऊपर और 6 नीचे, यानी टोटल कितने हो गए, 12। और जब इन सभी को आप ऐड करोगे तो आप पाओगे कि टोटल कितने दांत आ गए, 32। तो यही आपका पूरा दांत है, यही आपका चारों प्रकार के दांत है, और 32 दांत इसी प्रकार से आपके होते हैं। तो समझ में आ गया, अपर जॉ में 4, लोअर जॉ में 4 इंसीजर होते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो केनाइन ऊपर भी 2 नीचे भी 2, प्री मोलर ऊपर 4 नीचे 4, और मोलर ऊपर 6 और नीचे 6। इस प्रकार से आपका जो दांत होता है वो टोटल कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए हम लोग का खुल चुका है दूसरा चीज जो आ गया वो टंग आ गया है ना। तो टंग से पहले और भी हम लोग दांत के बारे में जान लेते हैं। तो दांत के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो थोड़ा और दांत के बारे में जान लेते हैं कि दांत क्या था। तो दांत के बारे में अगर थोड़ा और आप जानोगे तो दांत का अगर एक एक स्ट्रक्चर हम लोग बना करके देख ले तो इस तरह से देखो, अगर दांत का तुम स्ट्रक्चर बना लेते हो कुछ इसी प्रकार का होता है ना। इसमें जर निकले होते हैं और ये आपका ऊपर जा करके इस तरह से दांत होता है, ठीक है, और ये इस पे कैप लगा होता है। अब ये जो दांत है बच्चा, इसमें इसके अंदर के पार्ट होते हैं और यहाँ से इसमें नर्व्स जाते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं, है ना। और ये जो क्राउन होता है बाबू, ये किसका बना होता है, किसका बना होता है, क्राउन को ही हम लोग इनेमल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इनेमल के नाम से जानते हैं। और ये शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, है ना। और ये कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो उसके बाद जस्ट जो नीचे आओगे बच्चा, वो क्या पाया जाता है, डेंटाइन पाया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या पाया जाता है, डेंटाइन। तो ये जो डेंटाइन होता है ये दांत के फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी कि इसका काम क्या होता है, टीथ को बनाना। तो टीथ फॉर्मेशन में ये मदद करता है। और ये किसका बना होता है बाबू, कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम का। जैसे ही अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे देखो, ये जो नीचे का पोर्शन है ये पल्प कैविटी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पल्प कैविटी। तो ये पल्प कैविटी के पास से ही रूट वगैरह इसमें है। तो रूट्स में जो नस वगैरह जाता है वो पल्प कैविटी के पास से ही जाता है। तो जो हम लोग सेंसेशन फील करते हैं वो कहाँ बनता है, पल्प कैविटी में। कहाँ बनता है, पल्प कैविटी में। तो ये सेंसेशन बनता है, या हम लोग सेंसेशन जो फील करते हैं वो कहाँ बनता है, पल्प कैविटी में, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इसका थर्ड पोर्शन में आ जाते हैं, जिसका नाम क्या है बाबू आपका, जिस्म के बारे में हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में, है ना। तो टंग के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अगर टंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो टंग समझ जाइए, टंग क्या है ना। तो टंग अगर पढ़ते हैं, टंग, तो टंग के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो टंग को जीभ बोलते हैं। और टंग का काम क्या है, तो टंग का काम है टू
टू मिक्स फूड विथ सलाइवा, फूड विथ सलाइवा। तो फूड को सलाइवा से मिक्स करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टंग का काम करते हैं। और इसका ये तो पहला काम है। दूसरा काम ये है बाबू टंग का कि इट डिसाइड, है ना, इट डिसाइड द टेस्ट ऑफ फूड, द टेस्ट ऑफ फूड। तो ये फूड को डिसाइड करता है कि फूड का टेस्ट कैसा है। और ये जो फूड का टेस्ट डिसाइड करता है, टेस्ट ऑफ फूड डिसाइड करता है, इसके लिए इसके पास एक स्पेशल फीचर होता है जिसको हम लोग टेस्ट बर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेस्ट बर्ड्स के नाम से जानते हैं। और वो टेस्ट बर्ड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो ये वाला पोर्शन है आगे का, जीभ का जो आगे का पोर्शन है, जिसको हम लोग ग्रीन कलर से कलर कर दिए, या पहले से तो ये कलर किया हुआ ही है, इसमें स्वीट कलर का टेस्ट, स्वीट टेस्ट आता है ना। उसके बाद ये जो बीच का पोर्शन है, ये साइड का छोटा छोटा, यहाँ से हम लोग साल्ट या साल्टी या हिंदी में बोले तो नमकीन टेस्ट फील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये साइड का पोर्शन बचा, इसको हम लोग सावर यानी कि खट्टा टेस्ट करते हैं, है ना। और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, जीभ का जो सबसे भीतरी परत है, अंदर का जो परत है, उससे बीटर यानी कि हम लोग करवा या तीखा टेस्ट पता करते हैं। तो आपको पता चल गया, सबसे आगे जो टंग के टीप पे होता है वहां से मीठा, उसके जस्ट पीछे नमकीन या साल्ट, साइड में खट्टा, और उसके पीछे आपको बिटर टेस्ट देखने को मिलता है। तो ये टंग हो गया खत्म, है ना। अब टंग के बाद फिर से हम लोग माउथ में ही आ जाते हैं बाबू। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट शुरू होता है ना। माउथ का हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। माउथ के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, माउथ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आ जाए बैक में, और आपको अगर कुछ बात समझाना हो तो समझा देते हैं। ये टंग के बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। टंग के बाद आप ये पढ़ सकते हैं कि टंग के साथ साथ माउथ में और भी कुछ चीज होते हैं, जैसे कि हम लोग माउथ में इस चीज को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे टंग और टीथ पढ़ा, तो माउथ में एक और चीज होता है जिसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड ही केमिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। केमिकल डाइजेशन के लिए ये सलाइवरी ग्लैंड ही आपका क्या होता है बाबू? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड के बात करें तो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा में ये मदद करता है। क्या करता है? सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। क्या करता है सलाइवरी ग्लैंड? सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा का सिक्रेशन करता है ना। सलाइवा का सिक्रेशन करता है कौन? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। और ये सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में, वो 3 पेयर में पाए जाते हैं। कितने पेयर में पाए जाते हैं? 3 पेयर में पाए जाता है। तीनों का नाम अलग अलग है, जैसे सबलिंगुअल, सब मैडुबुलर और पैरोटिड। इसका नाम से कोई आपको विशेष मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये लिखें कि अमाउंट ऑफ सलाइवा, अमाउंट ऑफ सलाइवा, है ना, सिक्रेटेड डेली, सिक्रेटेड डेली, यानी कि डेली का डेली हम लोग कितना सिक्रेट करते हैं सलाइवा, तो ये आपका अप्रोक्स 1.5 लीटर हो जाएगा। कितना लीटर? 1.5 लीटर। अगर आपसे सलाइवा का नेचर के बारे में पूछे कि नेचर ऑफ सलाइवा क्या होता है बाबू, तो नेचर जो सलाइवा का होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक यानी थोड़ा एसिडिक, हल्का एसिडिक होता है ना। जिसका अगर पीएच का बात करें, पीएच वैल्यू का बात करें, तो वो 6.8 के आसपास होता है, 6.8 के आसपास होता है ना। और इसमें जो सलाइवा में जो इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो इंजाइम आपका सलाइवरी अमेलेज होता है। क्या होता है? सलाइवरी अमेलेज होता है। तो इस बात को याद रखना है। ये सलाइवरी अमेलेज जो होता है, ये आपके शरीर में क्या करता है? केमिकल डाइजेशन को स्टार्ट करने में मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे
इसमें आ जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग माउथ कैविटी से आगे निकलेंगे, माउथ कैविटी से क्या करेंगे, आगे निकलेंगे, तो देखिए यहाँ पे माउथ कैविटी से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, ये माउथ था, और यहां से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो फूड पाइप से होते हुए स्टोमक तक आप पहुंचिएगा। फूड पाइप से होते हुए कहां पहुंचिएगा, स्टोमक तक पहुंचिएगा। तो फूड पाइप के बारे में अगर हम लोग बात करें, किसके बारे में बात करें, फूड पाइप। फूड पाइप को इसोफोगस भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसोफोगस बोलते हैं। तो फूड पाइप या इसोफोगस के बारे में बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर इज नो डाइजेशन, देयर इज नो डाइजेशन टेक प्लेस, देयर इज नो डाइजेशन टेक प्लेस, है ना, टेक प्लेस इन फूड पाइप और इसोफोगस। तो इसोफोगस बोले तो या फूड पाइप बोले तो इसमें किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये फूड पाइप एक अहम रोल निभाता है बाबू, और ये मूवमेंट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करके भोजन को नीचे की ओर भेजता है। इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। तो कौन सा मूवमेंट, मूवमेंट बाय फूड पाइप, मूवमेंट बाय फूड पाइप। तो फूड पाइप के द्वारा कुछ मूवमेंट किया जाता है, उस मूवमेंट के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो वो मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फूड पाइप के द्वारा जो मूवमेंट किया जाता है वो कैसा मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड का, सिकुड़ता है और क्या करता है बच्चा, फैलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड किस लिए करता है, तो भोजन को नीचे भेजने के लिए, भोजन को क्या करता है, पेट में भेजने के लिए। तो इस मूवमेंट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये मूवमेंट को हम लोग कौन सा मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड पाइप के द्वारा जो मूवमेंट किया जाता है उस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम लोग बढ़े तो अब यहाँ के बाद हम लोग स्टोमक में आ जाएंगे। तो स्टोमक के बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं, ये रहा आपका स्टोमक, है ना। तो देखिए यही होता है स्टोमक, इसको ऊपर कर देते हैं, ये रहा आपका स्टोमक, है ना। चलिए स्टोमक के अगर बारे में देखेंगे बच्चा, तो सबसे पहले तो स्टोमक को डिटेल में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं कि स्टोमक, स्टोमक का मतलब होता है पेट, है ना। ये जो पेट होता है वो जे शेप का होता है, इंग्लिश में जिस तरह से जे लिखा जाता है वो जे शेप्ड का होता है, इंग्लिश लेटर जे शेप का होता है आपका पेट, है ना। और इसको क्या कहा जाता है, स्टोमक के बारे में अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो लिख सकते हैं कि इट इज द ब्रॉडेस्ट, इट इज द ब्रॉडेस्ट या वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट, ब्रॉडेस्ट एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये सबसे चौड़ा होता है और इसका स्ट्रक्चर बैग लाइक होता है, यानी कि थैला की तरह होता है जिसमें हम लोग किसी चीज को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा बात चले तो अगर फूड कितना देर पेट में रुकता है उस बात पर अगर हम लोग चर्चा करें तो कहता है कि फूड रिमेन इन स्टोमक, यानी कि 3 to 4 आवर्स, है ना, इन स्टोमक। तो स्टोमक में खाना कितने देर के लिए रहता है बच्चा, 3 से 4 घंटा के लिए ये हमारे शरीर में रहता है। और आगे अगर इसका बात करें तो कहता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट, 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो पार्ट आपका एसोफोगस से जुड़ता है, ये ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट आपका ऊपर से फूड पाइप आ रहा था उससे जुड़ता है, तो उसको हम लोग कार्डियई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियई, है ना, कार्डियई बोलते हैं, याद रखिएगा। जो पार्ट इसका बीच का होता है उसको हम लोग फुंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुंडस या फुंडिक बोलते हैं, है ना। और जो पार्ट आपका यहाँ पे आकर के नीचे, ये देखिए, ये जो आपका जुड़ने वाला होता है किससे, ये पार्ट आपका जुड़ने वाला होता है किससे बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको हम लोग
पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं या पाइलरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जुड़ जाता है और वहां पे ड्यूडेनम के साथ काम आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा पेट के बारे में हम लोग पढ़े कि पेट के 3 पार्ट होते हैं। जो एसोफेगस से जुड़ेगा उसको कार्डियक बोलते हैं, जो बीच का पार्ट होता है उसको फुंडस या फुंडिक बोलते हैं, और जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ेगा उसको पाइलोरस या पाइलोरिक बोलते हैं। अब चलिए डाइजेशन इसमें कैसे कैसे पार्टिसिपेट करता है, क्या क्या होता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहता है आगे अगर आप देखिएगा तो कहता है कि डाइजेस्टिव जूस प्रिपेयर्ड बाय डाइजेस्टिव जूस प्रिपेयर्ड बाय स्टोमक। कौन सा डाइजेस्टिव जूस ये बनाता है बाबू? तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे। डाइजेस्टिव जूस कौन सा बनाता है? तो ये गैस्ट्रिक जूस बनाता है। क्या बनाता है? गैस्ट्रिक जूस। तो ये किसका निर्माण करता है? गैस्ट्रिक जूस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है बच्चा, ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? आपके पेट में पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ये क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। चलिए अब हम लोग डिटेल में गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हमारा हेडिंग क्या होगा बाबू? गैस्ट्रिक जूस, है ना? क्या हेडिंग होगा? तो गैस्ट्रिक जूस। अगर गैस्ट्रिक जूस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, जैसे HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा आपका पेप्सिन एंजाइम पाया जाएगा, पेप्सिन। तीसरा आपका क्या पाया जाएगा इसमें बाबू? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेनिन। चौथा जो आपका है बच्चा वो क्या पाया जाएगा? तो म्यूकस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? म्यूकस पाया जाएगा। और पांचवा आपका क्या पाया जाएगा? तो गैस्ट्रिक लाइपेज, या जिसको हम लोग लाइपेज कहते हैं। तो इतने प्रकार के एंजाइम्स आपके कहाँ पाए जाते हैं बाबू? गैस्ट्रिक जूस में। और ये सब किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। तो ये सारा प्रिपेयर किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं जो अलग अलग चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक का नाम है ऑक्सीनेटिक सेल, है ना? ऑक्सीनेटिक सेल जो कि आपका HCl का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? HCl। यानी पेट के अंदर जो HCl बनेगा उसका सिक्रेशन कौन करता है आपका बच्चा? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऑक्सीनेटिक सेल करता है। आगे अगर बढ़िएगा तो इसमें एक चीफ सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चीफ सेल, है ना? तो ये जो चीफ सेल पाया जाता है, ये चीफ सेल आपका क्या करता है? तो ये 3 चीजें बनाता है, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ये तीनों का निर्माण करता है। तीसरा जो सेल पाया जाता है वो म्यूकस सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस सेल पाया जाता है, जो कि किसका निर्माण करता है? म्यूकस का निर्माण करता है ना? तो इतने प्रकार के इसमें आपको सेल पाए जाते हैं और ये चीजों का ये निर्माण करता है। अब हम लोग इसमें सबका अलग अलग HCl का, पेप्सिन का, रेनिन का, म्यूकस का और लाइपेज का यूज को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग एक एक करके सबका फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ, इसको और पतला कर लिया जाए बाबू। तो क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ HCl। तो HCl के फंक्शन के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो HCl का क्या काम होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो HCl का काम क्या होता है बच्चा? तो कहता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो पेप्सिन था, पेप्सिन उसको एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है ना? पेप्सिन नीड्स एन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम फॉर इट्स एक्टिवेशन। यानी वो अपने आप को शुरुआत करने के लिए, अपने आप को
स्टार्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, जो कि है ना, जो कि किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, HCl के द्वारा। तो HCl क्या करता है, इसको प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, ताकि ये काम कर सके, है ना, ताकि ये काम कर सके। तो लाइपेज अगर पेप्सिन अगर काम करेगा तो उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। इसका एक और काम है, फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ये क्या करता है बच्चा, जो भोजन में आप लोग जम्स वगैरह खाते हो, बैक्टीरिया वगैरह खाते हो, उसको मारने में मदद करता है ना। तो जम्स प्रेजेंट इन फूड, तो जो भी जम्स आपका फूड में प्रेजेंट है उसको ये मारने में क्या करता है, मदद करता है। तो HCl का दो काम हम लोग पढ़ लिए। पहला, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए, वो प्रोवाइड करता है। दूसरा कि ये उसके अंदर जो प्रेजेंट क्या है, जम्स है, उसको मारता है। अगर आगे हम लोग बात करें तो पेप्सिन एंजाइम्स का काम क्या है, तो पेप्सिन एंजाइम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। पेप्सिन एंजाइम्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पेप्सिन एंजाइम्स के बारे में अगर आप पढ़ लेते हो तो पेप्सिन एंजाइम्स का काम क्या है उसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में पढ़े तो कहता है कि इट डाइजेस्ट द प्रोटीन, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो इसका काम क्या है बाबू, प्रोटीन को पचाना है। इसका काम क्या है बाबू, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, और उस प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है, पेप्टोन में। किसमें, पेप्टोन में, है ना। तो प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करके क्या बना देता है, पेप्टोन बना देता है। ठीक, आगे अगर नेक्स्ट हम लोग पढ़े तो नेक्स्ट हमारा रेनिन एंजाइम है। तो अगर रेनिन एंजाइम के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो रेनिन का काम क्या है, तो रेनिन दूध में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है केसिन, उसको डाइजेशन में मदद करता है। तो कहता है कि इट डाइजेस्ट कैसीन प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, है ना, प्रेजेंट इन मिल्क। तो मिल्क के अंदर जो स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट है कैसीन, उसका डाइजेशन में आपको कौन मदद करता है बाबू, रेनिन। तो वो रेनिन ही है जिसके मदद से आपका क्या होता है, दूध के ऑफ। अगर हम लोग म्यूकस का बात करें कि म्यूकस का क्या फंक्शन है इस पूरे सिस्टम में, तो हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि म्यूकस हमारा क्या काम करता है बाबू। तो इट प्रोटेक्ट द, इसका काम है इट प्रोटेक्ट, ज्यादा पतला हो गया ना, तो कहता है कि इट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमक, वॉल ऑफ द स्टोमक। तो पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है और पेट के लाइनिंग को अगर किसी चीज के लेयर से नहीं बचाया जाएगा तो उसमें अल्सर हो सकते हैं। इसीलिए ये जो वॉल ऑफ द स्टोमक है, या इसको हम लोग इनर लाइनिंग भी बोल सकते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, बचाने के लिए पेट में म्यूकस रिलीज होता है जो एक प्रोटेक्शन लेयर दे देता है और उसको बचाता है। याद रखिएगा, अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाए या ना बने तो आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इट्स लोअर सिक्रेशन causes पेप्टिक अल्सर, है ना। तो ये पेप्टिक अल्सर का कारण आपका बन सकता है अगर आपके अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो तीसरा जो और सबसे लास्ट जो हमारा बच गया वो बच गया लाइपेज। क्या बच गया बाबू, लाइपेज। तो अगर हम लोग लाइपेज का पढ़ ले, लाइपेज, तो लाइपेज का क्या फंक्शन था बाबू, इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में पढ़ें तो इट डाइजेस्ट द फैट, इट डाइजेस्ट द फैट। इसका काम क्या है बच्चा, इट डाइजेस्ट द फैट। तो ये फैट को पचाने में मदद करता है ना, फैट को पचाने में मदद करता है। इन फूड से फैट को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। इसका भी अगर लाइपेज का नेचर का बात करें तो इसका भी नेचर जो होता है बाबू वो क्या होता है, एसिडिक ही होता है। इसका भी नेचर क्या होता है,
एसिडिक होता है और ये हाईली एसिडिक होता है, यानी अगर पीएच मान का बात करें तो 1.5 से 2.5 तक होता है। ठीक है, अब हम लोग का भोजन जो है पूरी तरह से पेट में जो होना था हो गया। अब पेट के बाद ये जो भोजन है वो नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का फोटो देख सकते हैं। तो यही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये पूरा पोर्शन किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बाबू? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भोजन पेट में पचने के बाद, स्टोमक में पचने के बाद अब नीचे की ओर बढ़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि काइम बोलते हैं। जो आधा पचा हुआ भोजन होता है उसको हम लोग काइम बोलते हैं, और वो काइम हमारा अब कहाँ बढ़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लीजिए कि यही जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर इसका हम लोग बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है आपका बाबू? ठीक है, तो इट इज द largest it is the largest part of digestive system. It is the largest part of digestive system. तो ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा वाला पार्ट आपका क्या है बाबू? तो यही है। सबसे बड़ा वाला पार्ट आपका कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसका लेंथ लगभग 6.5 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 6.5। जबकि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम लोग बात कर ले तो इसका पूरा लेंथ 9 मीटर होता है, जिसमें 6.5 मीटर अकेले कौन होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। कौन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आइए पढ़ते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और डिटेल में, है ना? और डिटेल में स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग और डिटेल में पढ़ें, रुक जाइए, ये पहले इसको हटा दिया जाए, है ना? चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ तक पढ़ लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर देखा जाए, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर देखा जाए बाबू, थोड़ा सा रुक जाइएगा यहाँ से। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर डिटेल में हम लोग पढ़ना चाहें तो आइए पढ़ते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, है ना? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन चल ही रहा था हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। चलिए, तो खाना पेट से पचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बाबू? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हेडिंग बनाइएगा नया, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको लिख करके आप आराम आराम से पढ़िएगा, नोट्स बना करके रखिएगा। आप देखिएगा कि ये सबसे बेहतरीन नोट्स होगा। बहुत तरह की जानकारियां इसमें दिया गया है बाबू, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करें तो कहता है कि इट इज, है ना, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सबसे बड़ा पार्ट है। अच्छा, एक और बात बताइए कि लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, वो कितना होता है? तो लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कितना होता है बाबू? तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का लेंथ, यानी कि एलिमेंट्री कनाल का लेंथ अप्रोक्स 9 मीटर के आसपास होता है।
और 9 मीटर में सिर्फ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही आपका अकेले 6.5 मीटर का होता है। तो इसीलिए इसको सबसे बड़ा पार्ट कहा जाता है ना। अगर इसी में बात करें आप लोग लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन वो आपका 1.5 मीटर के आसपास का होता है। तो ये 1.5 और ये मिलके 7 हो गए, 2 और आपके फूड पाइप वगैरह वगैरह हो गए, वो होते हैं। तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसको 3 भागों में बांटा जाता है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, है ना, 3 ग्रुप। इनको कितने भागों में बांटा जाता है बाबू? 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहले को ड्यूडेनम कहते हैं, है ना, ड्यूडेनम कहते हैं। दूसरे को हम लोग जेजुनम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेजुनम कहते हैं। और तीसरे को हम लोग इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, है ना, 3 पार्ट। पहला आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो अब हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि किसका क्या काम होता है ना, किसका क्या काम होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको ही चर्चा कर ले तो सबसे ज्यादा हम लोग किसको पढ़ेंगे? ड्यूडेनम को। तो ड्यूडेनम को बाद में पढ़ते हैं या अभी तुरंत पढ़ लेते हैं। ड्यूडेनम ही वो चीज है, चलिए थोड़ा सा अगर ड्यूडेनम के बारे में पढ़ना है तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि ड्यूडेनम के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ड्यूडेनम क्या करता है। अगर बात हम लोग किसका करें? ड्यूडेनम का। तो ड्यूडेनम क्या करता है बाबू? तो ये जो ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम ही आपका क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस कलेक्ट करता है। तो लिख सकते हो कि इट कलेक्ट कौन सा जूस? डाइजेस्टिव जूस। कौन सा जूस? डाइजेस्टिव जूस। इट कलेक्ट डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम ये 2 पार्ट से। यहीं पे कॉमन बाइल डक्ट यानी कि CBD, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ये डाइजेस्टिव जूस पाता है। कौन कौन से ग्लैंड? एक होता है लीवर और दूसरा क्या होता है? पैनक्रियाज। क्या होता है बाबू? पैनक्रियाज। तो 2 जगहों से इसको डाइजेस्टिव जूस मिलता है, एक कहां से? लीवर से, और दूसरा कहां से? पैनक्रियाज से। एक कहां से बच्चा? लीवर से, और दूसरा कहां से? पैनक्रियाज से। तो ये दोनों से इसको डाइजेस्टिव जूस मिलता है और इस डाइजेस्टिव जूस के मदद से ये क्या करता है? और बचा हुआ डाइजेशन को करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग लीवर के पास, है ना। तो ये देख रहे हैं आप जो फोटो, वो है लीवर। क्या है बाबू? लीवर। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये आपका क्या है? ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है? लीवर। तो लीवर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा बाबू? लीवर, है ना। देखिए आप लोग को जितना जरूरत है उससे ज्यादा इसमें पढ़ा दिया जा रहा है एकदम डिटेल में, तो इसको जरूर आप पढ़िए। तो लीवर का अगर हम लोग बात करें तो लीवर के बारे में कुछ जान लें। तो कहता है कि इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज क्या बाबू? इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, है ना। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसका एवरेज वेट क्या होता है? तो वेट, अगर लीवर का वेट का बात करें तो ये लगभग 1.5 से 2 kg का होता है, यानी 1.5 से लेकर के कितना kg तक का हो सकता है? 2 kg तक का, है ना। इसके द्वारा कौन सा डाइजेस्टिव जूस बनाए जाते हैं? अगर हम लोग बात किसका करें? डाइजेस्टिव जूस का, कि कौन सा डाइजेस्टिव जूस लीवर के द्वारा बनाया जाता है, तो वो होता है आपको लिख देते हैं रेड से। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। कौन सा जूस बनता है? बाइल जूस। कौन सा जूस बनाया जाता है इसके द्वारा? बाइल जूस बनाया जाता है। ये जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस, वो बनता भले ही लीवर में है, याद रखना ये बात। ये जो बाइल जूस है ये बनता लीवर में है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर नाम का एक छोटा सा यूनिट होता है ना, जहां पे जाकर के आपका बाइल जूस क्या होता है? जमा होता है। ये ग्रीन कलर का देख रहे हो, इसमें आपका
बाइल जूस क्या होता है, जमा होता है। अब जो ये बाइल जूस बनता है, बाइल जूस वो किस कलर का होता है, तो बाइल जूस लाइट येलोइश ग्रीन होता है। क्या होता है, येलोइश ग्रीन, है ना, लाइट येलोइश ग्रीन, है ना। तो ये किस कलर का होता है, येलोइश ग्रीन कलर का होता है। और जो इसमें ये ग्रीन कलर आता है, ग्रीन कलर जो आता है, सॉरी ग्रीन नहीं, येलो, जनरली येलो वाला क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, पूछेगा कि येलो कलर किसके कारण आता है। तो जो येलो कलर आता है किसमें, बाइल जूस में, वो किसके कारण आता है, बिलिबेरिन के कारण। किसके कारण, बिलिबेरिन के कारण, है ना, बिलिबेरिन के कारण ये आपका आता है। बिलिबेरिन क्या होता है, यही वो बिलिबेरिन का जांच से आपको पता चलता है कि आपको जॉन्डिस है कि नहीं है। और ये जब बिलिबेरिन का मात्रा आपके शरीर में बढ़ता है तो आपका आंख पीला हो जाता है, आपको ब्लड की कमी हो जाती है, हाथ पैर पीला हो जाता है, जिससे डॉक्टर जॉन्डिस की पकड़ कर पाते हैं। ये जो बाइल जूस है बाबू, इसका नेचर कैसा होता है, तो अभी तक जितने भी जूस पाए गए थे सब एसिडिक था, लेकिन अब ये बेसिक होगा, तभी तो उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो ये बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। और इसका जो पीएच मान है वो लगभग 7.5 से लेकर के 8.5 तक रहता है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम लोग ये जो बाइल जूस पाया गया, उस बाइल जूस का फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगला पेज पे क्या है, पेनक्रियाज है। तो चलिए हम लोग बाइल जूस के ही बारे में अभी पढ़ते हैं। तो जो हम लोग बाइल जूस के बारे में पढ़ रहे थे, आ जाइए यहाँ पे। तो बाइल के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बाइल जूस, यानी बाइल जूस का फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन ऑफ बाइल जूस। तो आपका हेडिंग हो जाएगा फंक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस। तो बाइल जूस का फंक्शन क्या होगा, तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ, है ना, एसिडिक फूड, एसिडिक फूड। अभी तक तो जो एसिडिक एसिडिक एंजाइम मिल रहा था उससे एसिडिक फूड आया है, उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा। और न्यूट्रलाइज कर करके ये क्या करेगा बच्चा, आपके शरीर को मतलब कि एसिडिक फूड से बचाएगा, ठीक है। और बेसिक नेचर इसका किसके कारण होता है, तो बाइल जूस का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो ये बेसिक नेचर किसके कारण होता है, तो बेसिक नेचर इसमें सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो एक बात और याद रखिएगा कि इसका नेचर बेसिक होता है, इसमें कौन रोल निभाता है, तो सोडियम कार्बोनेट, समझ गए। और इसका डेली सिक्रेशन कितना होता है, डेली कितना ये लीवर बनाता है और सिक्रेट करता है। तो डेली जो इसका सिक्रेशन है बच्चा, वो लगभग 1 लीटर के आसपास होता है, यानी 500 ml से लेकर के आपका 1000 ml तक, यानी कि 1 लीटर तक इसका निर्माण होता है। चलिए अब आगे हम लोग इसी कड़ी में पढ़ते हैं कि आपका लीवर कौन कौन सा फंक्शन करता है, यानी कि फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर का फंक्शन बहुत ज्यादा है, जिसको हम लोग पढ़े तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लीवर का फंक्शन अगर हम लोग पढ़े तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसका जो मुख्य बात है, जरूरी बात है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका सबसे जो जरूरी बात है वो क्या है बाबू, कि इट प्रिपेयर बाइल जूस। ये क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। ये क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, जो कि किसमें। और दूसरा जो लीवर का काम आपका है वो क्या है, कि इट हेल्प इन ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस। अब ये ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा। ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस, ये ग्लाइकोजिनेसिस जानते हो क्या होता है, जो भी आप फूड खाते हो, है ना, तो उसमें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है,
एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बचता है उसको ये ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है और फैट के रूप में अपने ऊपर डिपोजिशन कर लेता है और बाद में इसका क्या करता है बाबू, यूज करता है। ठीक है। तीसरा काम इसका क्या है कि ईट सिक्रीट हेपरीन, है ना। तो ये हेपरीन नाम का प्रोटीन क्या करता है, बनाता है, जो कि खून को थक्का होने से क्या करता है बच्चा, रोकता है ना। इसमें विटामिन भी बनते हैं और जन्म से पहले एक बार तो और याद रख लेना, लीवर में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड भी होता है ना, ये याद रखने वाला बात है। लेकिन ये कब होगा, तो बर्थ से पहले, जब बच्चा माँ के पेट में होगा तो ये बनेगा, है ना, बर्थ से पहले, या बिफोर बर्थ लिख सकते हो या बर्थ से पहले। तो बर्थ के पहले और बर्थ के बाद कहाँ पे बनने लगता है बाबू, तो बर्थ के बाद बोन मैरो में ब्लड बनता है। ठीक है। तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन आता है जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। तो ये जो पैनक्रियाज है बाबू, वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। क्या बनाता है, पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज का मेन काम क्या होता है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस। और ये पैनक्रियाटिक जूस डाइजेशन में मदद करता है ना। पैनक्रियाज जो है बाबू, अगर इसको लिखे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कौन था, लीवर, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पैनक्रियाज है। ठीक है। ये एंजाइम्स भी बनाता है और हार्मोन्स भी बनाता है। ये भी लिख लीजिए कि इट प्रिपेयर्ड enzymes एंड हार्मोन, है ना। तो ये हार्मोन भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है, इसीलिए पैनक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड का। क्यों, क्योंकि ये दो काम करता है, एंजाइम भी बनाता है और क्या बनाता है, हार्मोन भी बनाता है। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से हम लोग जानते हैं। जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है बाबू, पैनक्रियाटिक जो जूस है हमारा, उसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, कौन, पैनक्रियाज से जो रिलीज होता है वो। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कहता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस चैप्टर लंबा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो क्लियर हो रहा है। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है बच्चा, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला ट्रिप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, ट्रिप्सिन पाया जाता है ना। दूसरा आपका कौन पाया जाता है ट्रिप्सिन के अलावा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज पाया जाता है ना। और तीसरा जो आपका पाया जाता है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज पाया जाता है। ये तीनों के बारे में ध्यान देंगे और तीनों का काम को हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है बाबू, तो इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कौन, ट्रिप्सिन। अमाइलेज क्या करता है बाबू, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तीसरा, अगर लाइपेज का बात करें हम लोग, तो इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये किस में मदद करेगा आपको, डाइजेशन ऑफ फैट का, डाइजेशन ऑफ फैट। तो डाइजेशन ऑफ फैट तीनों याद हो गया। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, लाइपेज फैट को पचाएगा। इसके बाद 2 तरह के चीज आ गए, जेजुनम का बात कर रहे थे ना, इसमें अभी तक तो ड्यूडेनम में थे, जेजुनम का बात करेंगे। जेजुनम, तो इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है ना, कोई डाइजेशन नहीं होता है।
ठीक है। और इसके बाद हम लोग किसका बात कर रहे थे, इलियम का। किसका बात कर रहे थे, इलियम का। तो इलियम में आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे डाइजेशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट। तो ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया। आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बस डाइजेशन कंप्लीट हुआ है। चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में भी चलेंगे। कुछ एंजाइम इलियम में भी पाए जाते हैं, वो आपको इस क्लास में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और वहां तक नहीं जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में जो हमारा शुरू होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको ध्यान से फिगर को देखिएगा। अगर आप फिगर को ध्यान से देखते हैं तो ये रहा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, या इसको कोलोन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो आपका हेडिंग अब क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। अब हम लोग लास्ट टॉपिक में है बाबू। लार्ज इंटेस्टाइन में अलग अलग पोर्शन होते हैं। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, वो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, जिसको हम लोग सेकम के नाम से जानते हैं। और ये आपका अपेंडिक्स है। क्या है बच्चा, अपेंडिक्स, है ना, पूंछ की तरह लटका हुआ है। इसके ऊपर जो यहाँ तक का पोर्शन है उसको हम लोग असेंडिंग कोलन के नाम से जानते हैं, है ना। और इसके आगे जब बढ़िएगा ये वाला पोर्शन, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स कोलन के नाम से जानते हैं। इस पोर्शन को हम लोग डिसेंडिंग कोलन के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट में रेक्टम के जस्ट ऊपर होता है उसको सिग्मोइड कोलन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग रेक्टम के नाम से जानते हैं। और ये जो टिप है इसको हम लोग एनस के नाम से जानते हैं। तो यही हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बात करेंगे अगर बाबू, तो इसका जो लेंथ होता है वो लेंथ पिछले बार हम बताए हैं कि ये 1.5 मीटर का होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली अनडाइजेस्टेड फूड आता है ना। तो यहाँ पे कौन सा फूड आता है, अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, जो वेस्ट बचते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड आता है। और इस अनडाइजेस्टेड फूड में से एक्सेस, है ना, एक्सेस वाटर जो होता है, पानी का ज्यादा मात्रा जो होता है, इज एब्जॉर्ब्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो इसमें जो ज्यादा मात्रा में जो पानी और नमक होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। और इसमें अगर हम लोग पढ़े तो यही पढ़ेंगे कि सेकम का क्या काम है। अगर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं तो सेकम का काम क्या है बाबू, कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कनेक्ट होता है। लिखते चले अगर, तो क्या है बच्चा, सेकम। सेकम का क्या काम है, कनेक्ट टू ए स्मॉल इंटेस्टाइन, कनेक्ट ए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ने का काम कौन करता है, सेकम करता है ना, इंटेस्टाइन। इसके बाद असेंडिंग कोलन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। अगर कोलोन का बात करें तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर इसके आगे बढ़े तो रेक्टम आता है। तो रेक्टम का काम क्या हो जाता है बाबू, तो स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड, है ना, फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। और लास्ट अगर हम लोग एनस का बात करें तो एनस का काम होता है इजिशन करना। इजिशन मतलब बाहर निकाल देना। तो इजिशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ आकर के समाप्त हो गया। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि इस तरह के चैप्टर डिटेल में पढ़ने के लिए आप सबसे पहले किस चीज को बाबू, अगर हम लोग बात करें तो हमारा चैनल का नाम है मैथ्स मैजिक बाय अशोका क्लासेस, और इसमें हम पढ़ाते हैं। तो मेरा नाम है अमित सर, है ना। तो मैथ्स मैजिक बाय अशोका क्लासेस, ये आप क्या करेंगे कि इसको कंप्लीट आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो भी साइंस और मैथ से रिलेटेड वीडियो हो इस पे मिलते रहे। तो आप इसको जरूर से जरूर क्या कर ले बाबू, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। और दोस्त जो पढ़ने वाले उनको शेयर भी कर दे। ये फेसबुक पेज भी है,
तो ये फेसबुक पेज पे भी आपका क्या होता है कि उस पे भी पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी और वीडियोस डाला जाता है। तो आप इस चैप्टर को चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। इसी तरह से अच्छे से चैप्टर को पढ़ने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।